हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी जैसा कि हाल फिलहाल में 27 नवंबर से ग्रुप डी के एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं और ये एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं तो हर बच्चे के मन में, हर स्टूडेंट के मन में जिसका भी ग्रुप डी का पेपर आने वाला है आगे वाली शिफ्टों में, हर किसी के लिए ये है कि कोई एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दे। किसी को पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। जब से रेलवे ने ये किया है कि पेपर को सब्जेक्ट वाइज कर दिया है, सेक्शन वाइज कर दिया है, इससे कट ऑफ ज़्यादा रहने के चांसेस भी हैं और ये बात सच भी है कि कट ऑफ इस बार 2022 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा जाएगी। 2 या 4 नंबर का आप अंतर देख सकते हैं हर एक अपनी कैटेगरी के अंदर। बाकी तो जोन वाइज और फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जोन किस फॉर्म किस जोन से भरा है और किस जोन में कितना कंपटीशन है। इन सब बातों को परे करते हुए मैं आपको अपने खुद के एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा और ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। मेरा यूट्यूब चैनल चलाने का कोई इतना वो नहीं है कि मुझे अपना यूट्यूब ग्रो करना है, नहीं। ये मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत तो की है लेकिन सही दिशा ना मिल पाने के कारण अंतिम दिनों में अगर उनको सही दिशा नहीं मिली तो चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो वो असफल हो सकते हैं। तो सफलता के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि पेपर किस तरीके का रहा। देखो दोस्तों, मेरा पेपर 1 दिसंबर को था। सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और मेरा एग्ज़ाम सेंटर था जयपुर। मैंने अपना फॉर्म चंडीगढ़ जोन से भरा है और ये मेरा खुद का रिव्यू है। मैं 2022 के ग्रुप डी के फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ। मुझसे बेहतर आपको शायद ही कोई बता पाएगा। तो ये अपना रिव्यू है, ये सेल्फ रिव्यू है मेरा और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ अगर मेरे इस रिव्यू को किसी ने फॉलो कर लिया ना और उसका एग्ज़ाम आने वाले 8 या 10 दिनों के अंदर है तो वो 100% सिलेक्शन के करीब पहुँच जाएगा, चाहे उसने तैयारी उतनी बेहतर नहीं करी हो। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। तो देखो, शुरुआत करता हूँ मैं। अगर आपको पेपर अटेंड करना है और पास भी होना है तो उसके लिए आपको एक पेपर करने के तरीके को फॉलो करना होगा, जैसा कि मैं इसमें बता रहा हूँ। सबसे पहले पेपर में आपको रीजनिंग को अटेंड करना होगा। सबसे पहले क्या अटेंड करनी है आपको? रीजनिंग, क्योंकि पेपर सेक्शन वाइज है। पेपर खुलेगा, पेपर का जो खुलने का सेक्शन होगा ना वो होगा साइंस और फिर खुलेगी मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग और फिर मैथ और देन जीके। लेकिन आपको जो पेपर करना है वो इस पैटर्न में ना करके इस पैटर्न में करना है। सबसे पहले आपको रीजनिंग करना है, देन उसके बाद साइंस करना है, देन उसके बाद मैथमेटिक्स पे जाना है। लास्ट में जब आपके पास 10 या 5 मिनट बचेंगे या टाइम भी नहीं बचेगा ना तो भी आप खुश रहेंगे यहाँ तक पेपर करने के बाद, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना जीके वाला, इसमें शायद ही कोई बच्चा होगा जो 20 प्रश्न में से 10 प्रश्न के सही उत्तर दे पा रहा होगा, 8 प्रश्न के भी सही उत्तर दे पा रहा होगा। मैं तो कह रहा हूँ वो 8-7 प्रश्न वाले वो बच्चे होंगे जिन्होंने पिछले 1-2 महीने से करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। 2025 की करंट अफेयर में ये जीके है ना, इसका तो कोई नाम ही नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये पेपर में आ ही नहीं रही है। रियल बात तो ये है, पेपर में सिर्फ ये आ रही है। चलो इसको बाद में बताऊंगा, पहले आप इधर से सुनना स्टार्ट कीजिए। सबसे मुख्य बात है, आपको रीजनिंग का सेक्शन ओपन करना है। पेपर को ओपन होते ही रीजनिंग सेक्शन ओपन करने के बाद मैं तो 29 अटेम्प्ट करके आया हूँ। एक प्रश्न मेरा रहा है, वो कहाँ रहा है, कहाँ रहा, किसका प्रश्न था, कैसा प्रश्न था, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, प्रश्न जो आ रहे हैं ना रीजनिंग में वो ऐसे आ रहे हैं। 2 सिटिंग अरेंजमेंट से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, बैठक व्यवस्था से, रैंकिंग क्रम से प्रश्न देखने को मिलेंगे कि जैसे राकेश का स्थान ऊपर से 14वां है, नीचे से 18वां है, तो पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं या कितने बच्चे हैं, ऐसे करके प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुत ईजी प्रश्न है, आप सब इसका फॉर्मूला जानते ही होंगे। टोटल इज इक्वल टू
टॉप से प्लस बॉटम से करके माइनस का 1 कर देते हैं। ऐसे ही सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने देखा था, एक तो गोल में इस पे बैठने वाला आया था, केंद्र की ओर आदमी को बैठे हुए 2-3 आए थे ऐसे जो लाइन से बैठे। तो सिटिंग अरेंजमेंट का आप 3 प्रश्न भी बोल सकते हैं, या 3 प्रश्न ऐसे आए थे, 3 प्रश्न। पजल से 2 प्रश्न आए, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न आए, नंबर सीरीज से 2 प्रश्न है, लेटर ऑड वन आउट से 2 प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग कई तरीके के आ रहे हैं तो इसमें ही प्रश्न बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल यही कहूँगा कि रीजनिंग उतनी हार्ड नहीं है, टाइम टेकिंग है। आपको टाइम मैनेज करने के लिए पहले से प्रैक्टिस को करके जाना चाहिए। मैं अपनी एक्चुअल बात बताऊं तो मेरी कंप्लीट रीजनिंग 40 मिनट में हुई। ये 29 क्वेश्चंस ने मैंने 40 मिनट ले लिए, मतलब मेरे पास मिनट कितनी बची थी, मात्र 50 मिनट। तो आप सोच सकते हो मेरी स्पीड बहुत स्लो थी। मैं अपने आप को यही कहूँगा कि मेरी स्पीड स्लो थी, लेकिन इससे बढ़िया है। और एक प्रश्न हाँ जो मुझसे छूटा है, मैं 30 आउट ऑफ 30 करने वाला था, जो एक प्रश्न रहा है वो था ये प्रश्न कि 39 बीच में 117 13 48 99 1। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि ये प्रश्न करना कैसे है। मैंने बहुत तरह देख लिया, मैंने सोचा ऐसे 13 गुणा 3 13 ऐसे हुआ होगा, 3 टाइम्स आया है, और ये फिर 19 टाइम्स गया है, ये 9 टाइम्स गया है, मतलब 13 नंबर 117 ऐसे चला गया है। तो मैंने ऐसे सोचा, फिर मैंने इसके बारे में सोचा तो ये यहाँ बैठा ही नहीं। मैंने बहुत दिमाग लगाया, इस चक्कर में मेरे 2 मिनट और गए। 2 मिनट जाने के बाद जब पेपर ख़त्म हुआ तो मैंने अपने बगल वाले से पूछा, उसने मुझे खुद बताया कि वो प्रश्न हुआ। मैंने बताया कि ये प्रश्न नहीं हुआ। तब उसने मेरे को एक बताया कि ये प्रश्न हुआ कैसे है कि 13 और 39 को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो ये 52 हो जाएंगे, और 52 का डबल हम जब कर देंगे तो 104 हो जाएगा, और 104 में से फिर इस 13 को जोड़ देंगे तो 117 आ जाएगा। ऐसे ही हुआ है। 48 और 49, 49 में हम 2 जब कर देंगे तो 98 आएगा, और 98 में जब इस वाली संख्या को जोड़ देंगे तो 99 आएगा। और ऐसे ही वाला मेरे से प्रश्न ये छूटा है, इसका दुख भी हुआ मुझे, पर वो सब जो मेरे माइंड में कैलकुलेशन नहीं आई वो थी हड़बड़ी की वजह से। तो हड़बड़ी ना हो, और ऐसे प्रश्न के लिए आपको नंबर सीरीज, नंबर कोडिंग, नंबर गेम का खेल को आपको समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब में आपको अगर पहाड़े आते हैं ना, पहाड़े देसी भाषा में, तो पहाड़े मैथ और रीजनिंग को आपने को बहुत आसान बना देंगे। अगर आपको स्क्वायर आते हैं, क्यूब आते हैं, तो इन पे थोड़ा ज़्यादा जोर देने का टाइम है। उसके बाद साइंस की बात करूँ, साइंस टफ नहीं आ रही है, लेकिन साइंस में फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। साइंस में ऐसे नहीं पूछेगा कोशिका का शक्तिग्रह क्या है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, या ऐसे नहीं पूछेगा कि फिजिक्स का ये नियम किस पे काम करता है। साइंस में पूछ रहा है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, आपके 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम लेने पे मजबूर कर देगा। ऐसे देगा प्रश्न, फिर उसके 4 ऑप्शन, और फिर पूछेगा इन चारों में से कौन सा इस चीज़ को फॉलो करता है, ए एंड बी, या बी एंड सी, या डी, ऐसे करके ऑप्शन देगा। आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर किसी प्रश्न में आपके 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है ना, तो फिर आप उस प्रश्न से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो आप पे होगा ना, तो फिर आपको 1 मिनट और लेना पड़ेगा, तब जाके वो आपको होगा। 2 मिनट से बेहतर है, आपको क्या पता आपके जो प्रश्न लास्ट में रहे हो वो और इजी हो। तो इसलिए आप रीजनिंग को अगर इसमें 50 मिनट में गया है, तो आपको इस साइंस में से 15 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आपको निकलना होगा। 25 प्रश्न में से 25 प्रश्न आ रहे हैं साइंस के, आपको पता हो तो। अब देखिए बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी इजी आ रही है, मैं कह रहा हूँ पेपर इजी है, लेकिन टफ क्या है, टफ है ये चीज़। मैं तो कहूँगा ये पेपर का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे पेपर का तो हिस्सा नहीं था, क्योंकि मेरे इसमें से 2 प्रश्न सही गए, और वो 2 प्रश्न कैसे सही गए वो मैं बताऊँगा, वो भी एक माइंड गेम से सही चले गए, बस और कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स परसेंटेज से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, CISI से 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, डिस्काउंट से 1 प्रश्न था, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, और एक जैसे डाटा के ही थे लगभग, शिक्षक और छात्र वाला था कि शिक्षक की उम्र ऐड हो जाती है ऐसे करके, ऐसा प्रश्न था। मेंसुरेशन में भी वही प्रश्न था, हाँ ट्रिग्नोमेट्री से और था।
ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस वाला उसका प्रश्न था। मेंसुरेशन से प्रश्न थे 2 कि एक घन है आपके पास, उसको आपने लोहे का घन है, उसको आपको तोड़ के एक बॉल बना दी और उस बॉल के और उस क्षेत्रफल के कंपैरिजन में ऐसे करके क्या रेशियो होगा, ऐसे करके पूछा था। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की ट्रेंड वाले 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न थे। मतलब प्रश्न इजी आ रहे हैं, प्रश्न कोई ऐसा नहीं है जो टफ आ रहा हो, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है। आपको कैलकुलेशन को सुधारते हुए अपने माइंड को स्थिर रखते हुए प्रश्नों को हल करना होगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। बात करंट अफेयर्स की करूँ तो इसमें आप ये जीके होने चाहिए थे। जीके आई थी 2022 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, बहुत अच्छी करके भी आया था जहन में, 20/10 किए थे जो। लेकिन इस बार मेरे 2 प्रश्न हुए और 2 प्रश्न सही कैसे हुए वो मैं बता दूँ। करंट अफेयर्स कोई फेमस करंट अफेयर नहीं पूछने वाला, हम लोगों का ये भ्रम रहता है, मेरा भी था। मैं बहुत एग्ज़ाम दे चुका हूँ, 2021-22 से तैयारी कर रहा हूँ, 2018 से तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ये रहता है कि करंट अफेयर्स के फेमस प्रश्न नहीं पूछता, और टीसीएस ऐसा पूछता भी था पहले कि फेमस कोई करंट अफेयर हुई तो पूछ लेगा, कोई आदमी ज़्यादा चर्चा में रहा होगा। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब उसको चर्चा से मतलब नहीं है, क्योंकि उसको पेपर 60 दिन लग रहे हैं इस पेपर को कंप्लीट होने में। जाने कितने ही शिफ्ट होंगी, 120 करीब शिफ्ट हो जाएंगी मिनिमम से बता रहा हूँ, क्योंकि 60 दिन कंटिन्यूस पेपर नहीं चलेगा, पेपर चलेगा 40 दिन लगभग, तो 120 शिफ्ट या 100 शिफ्ट हो जाएंगी मेरे अकॉर्डिंग। 100 पेपर बनाने हैं। अब 100 पेपर में वो सब फेमस बातें नहीं पूछ सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई फेमस नहीं। आप मंथली करंट अफेयर पीछे 2025 मत पीछे जाइए, मत आगे जाइए, और मई और जून लास्ट अगस्त तक की करंट अफेयर्स को एकदम अच्छा करके जाइए, बार बार पढ़िए। ये 20 प्रश्न में थे, यदि आप 10 प्रश्न या 8 प्रश्न जो सही करके आ रहा ना, उस सिलेक्शन के करीब है, क्योंकि यहाँ सबका स्कोर यही रहने वाला है जो हम सबका नॉर्मली रहता है, क्योंकि ग्रुप डी की प्रॉपर कोई तैयारी नहीं करता मेरे दोस्त। इसलिए आपको समझना होगा कि आपको करंट अफेयर पे जोर देना होगा। और मेरे करंट अफेयर्स के प्रश्न 2 सही कैसे गए, जबकि मैं भी पिछले 1 महीने से करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, जब भी एक भी प्रश्न नहीं जा पाया। क्यों? प्रश्न जाने पहचाने नहीं पूछ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ो तो पढ़ो, नहीं छोड़ सकते हो तो छोड़ भी दो, नहीं पढ़ो तो फिर मन लगा के पढ़ो, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ रहे हो ना, दिन के 2 घंटे दे रहे हो और सोच रहे हो मैं करंट अफेयर में कुछ करूँगा, नहीं, दिन के 4 घंटे दो कम से कम। 1 घंटा सुबह पढ़ो तो उस चीज़ को, 1 घंटा दोपहर में पढ़ो, फिर 1 घंटा शाम को पढ़ो, फिर ऐसी सुबह दोपहर शाम, क्योंकि लगातार भी मत पढ़ो, लगातार पढ़ने से याद भी नहीं जाएगी, शिफ्ट वाइज पढ़ो। मेरे 2 प्रश्न कौन से थे? एक तो उसने ये पूछा था कि राजस्थान में किस मंत्री ने खाद्य संचित करने वाले ठिकानों पर छापा मारा? तो उनमें नाम थे, यूपी के किसी एक मंत्री का नाम था, प्रधानमंत्री या नहीं था, एक मंत्री और थे नितिन गडकरी या कोई और, एक मंत्री और थे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे शायद, एक मंत्री का नाम था किरोड़ी लाल मीणा। तो मैंने ये दिमाग लगा लिया कि किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान सरकार में मंत्री है इस टाइम, और मैं भी मीणा हूँ भले से, तो मेरे को पता था कि राजस्थान में अगर कोई छापे मार रहा है और अगर कोई फ्रॉड कामों को कोई अगर छापे मार रहा है तो वो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ही हो सकता है। खैर छोड़िए इस बात को। तो राजस्थान का मंत्री था, मैंने इस वजह से किरोड़ी लाल मीणा पर लगाया, जो बिल्कुल सही भी गया मेरा। एक था कि जनवरी 2025 में किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा या विधान परिषद को ई विधानसभा या ई विधान परिषद में कन्वर्ट किया गया है? तो ये मैं शायद लक्षद्वीप लगा के आया हूँ, और सही है नहीं है इसका मैंने देखा भी नहीं है। तो ये सब आ रहा है। तो दोस्तों मेरे अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे जैसा मैं बता रहा हूँ, और ऐसा ही पेपर आ रहा है, ज़्यादा कोई नया टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जो चीज़ें पढ़ी है ना, रिवाइज अगेन एंड अगेन मेरे दोस्तों। अगर आपको ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन लेना है, और इस बार 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, ये जो सैलरी मिलती है ना 30,000 की, ये 50,000 में कन्वर्ट करने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सा जी लगा के मेहनत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको आप ग्रुप डी में जॉब लेते हुए देखना चाहते हैं। और मेरा ये रिव्यू कैसा रहा है, मेरा खुद का रिव्यू है, तो आप इसको मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का।